हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइको ज्ञान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम काफ़ी सारी यूनिट्स को कवर कर चुके हैं और आज हम अपनी नई यूनिट को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सीरीज़ में ये पहला वीडियो है और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो सामान्य अर्थ है उसका मतलब है कि अपने सामान्य अर्थ में मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य उन विधियों तथा साधनों से है जिन्हें मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानव व्यवहार के अध्ययन हेतु खोजा गया है। यानी कि कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे साधन हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिकों ने खोजा या बनाया है मानव व्यवहार के अध्ययन करने के लिए। अब मानव व्यवहार क्या होता है? मानव व्यवहार जो भी व्यक्ति पूरे दिन में क्रियाकलाप करता है वो व्यवहार है उसका अध्ययन हमें जब करना होता है तो हमें कुछ टेक्निक्स की, कुछ विधियों की, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। बेसिकली टेस्ट के बारे में तो आप अपने दिन में कई बार सुनते होंगे। जैसे कि हमारा हो गया, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें बता देता है कि ब्लड टेस्ट करवा के लाओ अपना, और शुगर टेस्ट होता है। तो शुगर टेस्ट का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो शुगर टेस्ट क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसको मेज़र करके बताता है कि उसका लेवल कितना है, हाई है शुगर लेवल या लो है या मॉडरेट है। तो इसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हमें मानव व्यवहार के बारे में बताते हैं। वो व्यवहार कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी हो सकती है व्यक्ति की, कि उसमें किस प्रकार की पर्सनैलिटी पाई जाती है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता लगाएंगे। जब हम उस पर परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। अगर हम किसी व्यक्ति का आईक्यू टेस्ट करना चाहें, यानी कि हम बुद्धि देखना चाहें उसमें कितनी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से पता चलेगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट जब हम उस पर लगाएंगे तो हमें उसका आईक्यू लेवल यानी कि बुद्धि का स्तर मिल जाएगा। कि फिर हम कह सकते हैं कि इसकी बुद्धि हाई है, लो है या मॉडरेट है। तो यही काम होता है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का मनोविज्ञान में, कि मानव व्यवहार के अध्ययन के ये टूल है कि किस तरह से हम किसी व्यवहार को माप सकते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट का। वास्तविक या विश्लेषणात्मक अर्थ में देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि, मानसिक योग्यता, रुचि, अभिरुचि, अभिव्यक्ति तथा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न मनोवैज्ञानिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं में से किसी खास विशेषता पर परीक्षण करने की दृष्टि से कुछ उद्दीपकों को चुनकर संगठित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत ये उद्दीपक परीक्षण पद या टेस्ट आइटम कहलाए जाते हैं। व्यक्ति विषय सीमित या असीमित समयावधि में पहले से प्रदान किए गए आदेशों के अनुसार उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करता है। समस्याओं का उत्तर देने में लगने वाले समय तथा सही उत्तरों की संख्या के आधार पर व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषता ज्ञात होती है। यही मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं। पहला आया है उद्दीपक, यानी कि स्टिमुलस। मतलब कि व्यक्ति को कुछ ऐसा स्टिमुलस, उद्दीपक या कोई ऐसी वस्तु या कोई आइटम दिया जाता है या दिखाया जाता है जिस पर वो कोई प्रतिक्रिया करता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपको मैं एक पेन दिखाता हूं और आपसे पूछता हूं कि ये क्या है। जो मैंने पेन दिखाया आपको, वो यहाँ पर हो गया उद्दीपक। जो मैंने पूछा कि ये क्या है, वो मेरे हो गए निर्देश। जो आपने फिर इसके ऊपर जवाब दिया, आपने कहा कि ये पेन है, वो हो गई आपकी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया। अब मैं इसी तरह से ढेर सारी चीजें अगर पूछूं आपसे तो वो पूरा एक सेट बन जाएगा। और इसमें अगर मैं समय भी इंक्लूड कर दूं
कि आपको नहीं 10 सेकंड के अंदर ही आपको 10 चीज़ों के नाम बताना है, तो ये समय हो जाएगी। और जब इतना कम समय होगा तो आपके उत्तर गलत भी होंगे। तो ये सही उत्तर और गलत उत्तरों के आधार पर मैं इस तरह से आपको चेक कर पाऊंगा कि आप 10 सेकंड में कितनी चीज़ों के सही नाम सही तरीके से बता पाते हैं। तो ये एक तरह से परीक्षण का सादा सिंपल उदाहरण हो गया। अब देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषाएं दी हैं। इसमें मर्सेल कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण उद्दीपकों का एक प्रतिमान है जिन्हें ऐसी अनुक्रिया को उत्पन्न करने के लिए चुना और संगठित किया जाता है जो कि परीक्षण देने वाले व्यक्ति की कुछ मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को व्यक्त करेंगे। ये भी वही बात कह रहे हैं जो अभी मैंने आपको समझाई कि जो परीक्षण है वो कुछ उद्दीपकों का एक प्रतिमान है जिन्हें अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए चुना जाता है और संगठित किया जाता है, जिसे परीक्षण देने वाले व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं अपनी व्यक्त करेगा। इसी तरह से और भी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि फ्रीमैन ने दी है, यहाँ कॉर्नबेक ने भी अपनी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है, एक परीक्षण 2 या अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करने हेतु व्यवस्थित पद्धति है। ये कह रहे हैं कि 2 या अधिक व्यक्तियों की तुलना। इन्होंने तुलना इसलिए कहा है कि जब हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपने पुराने वाले एग्जाम्पल पर ही चलते हैं कि आप 10 सेकंड में कितनी वस्तुओं के नाम बता पाते हैं। तो मान लीजिए कि मैं आपका टेस्ट करता हूँ, आपके दोस्त का करता हूँ, आपके परिवार में से किसी का करता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अलग अलग लोगों का परीक्षण कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है तीनों के रिजल्ट अलग आएंगे। तो इस तरह से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, मैं तुलना कर सकता हूँ 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच में कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस खराब है, किसका परफॉर्मेंस एवरेज है। अब देख लेते हैं कि एक अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए उसमें विश्वसनीयता। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी कहते हैं जैसे इंग्लिश में। विश्वसनीयता का अर्थ ये होता है कि अगर मैं एक परीक्षण को एक ही व्यक्ति पर 10 बार अप्लाई करूं तो वो 10 बार सेम रिजल्ट देना चाहिए। तो ये होगी उस परीक्षण की विश्वसनीयता, यानी कि हम उस परीक्षण पे विश्वास कर सकते हैं कि इससे जो हमें परिणाम मिल रहे हैं वो सही मिल रहे हैं, सही मापन कर रहा है। मान लीजिए अब मैं आपकी हाइट नापता हूँ, आज मैंने नापी 6 फीट, कल मैंने नापी हो गई 6 फीट 1 इंच, फिर मैंने परसों नापी फिर 5 फीट 8 इंच कर दी मैंने। तो इस तरह से जो मैं नाप रहा हूँ, हाइट इतनी तेज़ी से तो बढ़ने वाली चीज़ है नहीं, तो इस तरह से जो मैं हाइट नाप रहा हूँ तो ये मेरे नापने की गलती है, जो मैं हर एक दिन पे 1 इंच कम या ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ये मेरा परीक्षण विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीयता परीक्षण में कब आती है? जब मैं आज भी 6 फीट नापूं, 10 दिन बाद भी 6 फीट नापूं, उसके 10 दिन बाद भी मैं नापूं तो हाइट आपकी 6 फीट ही आए, तो ये मेरे परीक्षण की विश्वसनीयता होगी। अगली जो विशेषता है वो है वैधता। विश्वसनीयता वो होती है जैसे हम एक परीक्षण को कितनी बार अप्लाई करें और वो सेम रिजल्ट दे, बल्कि वैधता इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वैधता का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक परीक्षण कर रहा हूँ तो वो परीक्षण उसी चीज़ की माप कर रहा है जिसके लिए मैं उस परीक्षण को अप्लाई कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक बुद्धि परीक्षण लगाता हूँ किसी बालक पे, तो मैं वो परीक्षण अगर बुद्धि परीक्षण करने की बजाय बच्चे का व्यक्तित्व मापने लग जाए तो वो परीक्षण वैध नहीं होगा। वैध परीक्षण वो है जो उसी गुण का मापन करे जिस गुण के लिए उसे बनाया गया है। जैसे कि आपका मैथ टीचर है तो मैथ टीचर आपके मैथ का ही एग्जाम लेगा, वो मैथ का ही परीक्षण करेगा, तो ये एक वैध परीक्षण होगा। अगर वो मैथ के टेस्ट में इंग्लिश के क्वेश्चन डाल देता है तो वो परीक्षण वैध नहीं रहेगा, वो आपका इंग्लिश मापने लग जाएगा ना कि मैथ, या फिर दोनों को मिक्सअप भी कर सकता है। तो ये एक वैध परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर कोई परीक्षक किसी परीक्षा को ले रहा है तो उसकी इच्छा, रुचि, पूर्वाग्रह आदि का कोई प्रभाव अगर परीक्षण पे नहीं पड़ता है तो वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिविटी उस परीक्षण में होगी। यानी कि एक परीक्षण है उसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और एक दूसरा बंदा अप्लाई कर रहा है,
तो अगर दोनों लोग सेम टेस्ट को सेम पॉपुलेशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों के जो रिजल्ट हैं वो सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है कि मेरे परीक्षण के रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं और दूसरे बंदे के परीक्षण के रिजल्ट कुछ और आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे परीक्षण में वस्तुनिष्ठता नहीं है, क्योंकि हमारे जो पर्सनल हमारी इच्छा, रुचि, पूर्वाग्रह आदि को हमने उसमें सम्मिलित कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए मेरा पूर्वाग्रह है कि एक चिंटू नाम का बालक है जो कक्षा में शैतानी करता है। अब मैं जब उसका परीक्षण लेता हूं तो मेरे मन में पहले से पूर्वाग्रह बना हुआ कि वो बच्चा शरारती है, उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो अगर मैं ये पहले से मान के उसकी कॉपी को चेक करने बैठूंगा तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ेगा, बच्चे ने चाहे कितना ही अच्छा लिखा हो। लेकिन जब मेरा पूर्वाग्रह है तो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। तो ये टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी। इस टेस्ट में ऑब्जेक्टिविटी उस टेस्ट में होगी कि अगर मेरा पूर्वाग्रह कुछ भी है, मेरी रुचियां कैसी भी हैं, मेरी इच्छा कुछ भी है, उस चीज का असर उस परीक्षण पे ना पड़े। अगली विशेषता है प्रमापीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम उस टेस्ट की विश्वसनीयता, वैधता और मानक यानी कि नॉर्म्स तय कर लेते हैं। हमें पहले से ज्ञात हो जाता है कि इस परीक्षण की ये विश्वसनीयता है, ये वैधता है, ये नॉर्म्स हैं, और उसमें निर्देश, प्रश्नों का स्वरूप, परीक्षण की विधि, मूल्यांकन का तरीका सब कुछ पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। तो मतलब उस परीक्षण को इस विधि से कोई भी किसी पर भी अप्लाई करेगा तो वो वैध और विश्वसनीय परिणाम ही पाएगा। उस परीक्षण में जो भी रिजल्ट हमें मिलेंगे उसे हम एक जनरलाइज वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि जो भारत में एवरेज हाइट है पुरुषों की वो 5 फीट 5 इंच है। अब ये हमारा मानक तय हो गया, ये नॉर्म सेट है। अगर हम किसी की हाइट नापते हैं 5.2 इंच और एक और पर्सन की नापते हैं हम 6 फीट, तो नॉर्म्स से ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये 6 फीट वाला बच्चा है ये इसकी हाइट अबव एवरेज है, यानी कि औसत आयु से अधिक है, और 5 फीट 2 इंच वाले की जो हाइट है वो औसत हाइट से कम है। तो ये हमें नॉर्म्स के द्वारा ही पता चलता है कि वो व्यक्ति, वो बालक जिसका हमने परीक्षण किया है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है। व्यवहारिकता का आशय है परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसे सरलता पूर्वक प्रयोग किया जा सके और उसका जो रिजल्ट है उसे भी आसानी से निकाला जा सके। अगर परीक्षण हम इतना कठिन बना देंगे कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि उसे अप्लाई करना बहुत कठिन हो जाएगा, उससे रिजल्ट निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, तो वो परीक्षण किसी काम का नहीं रह जाएगा। लोग उसका प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे और जो करेंगे वो भी गलत रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो अच्छा परीक्षण है उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए। अगली विशेषता है व्यापकता। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया हो कि विषय जिसकी योग्यता का मापन करने के लिए उसे बनाया जा रहा है उसमें परीक्षण के सभी पद शामिल किए गए हों, यानी कि सभी पक्षों का उसमें ध्यान रखा गया हो ताकि उससे पूर्ण मापन कर लिया जाए। यानी कि मान लीजिए हमारा पूरा सिलेबस है, अगर हम सिलेबस में से एक ही चैप्टर सिर्फ टेस्ट में या एग्ज़ाम में दे देंगे और फिर हम उम्मीद करें कि जो बच्चे आए हैं उनका, जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका रिजल्ट ठीक निकले, तो ये कैसे पॉसिबल है। जब तक हम पूरा सिलेबस नहीं देंगे और उसमें से अगर बच्चे मान लीजिए किसी बच्चे ने चैप्टर 1 अच्छे से तैयार किया, किसी ने चैप्टर 7, किसी ने चैप्टर 5, तो अगर हम एक ही हिस्सा उसका दे देंगे तो हमें सारे बच्चों का तो मापन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसमें सारे पदों को ध्यान में रख के ही परीक्षण को बनाना चाहिए। अगली विशेषता है विभेदकारी शक्ति यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। परीक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो, यानी कि मान लीजिए हम एक क्लास में अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट, तो टेस्ट इतना सरल या इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई बच्चा परफॉर्म ही ना कर पाए, और इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि सारे बच्चे टॉप कर जाए। तो इस तरह से परीक्षण में आइटम रखे जाना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से रखी जानी चाहिए कि कुछ प्रश्न सरल, कुछ कठिन, कुछ मीडियम, जिससे कि हम बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ कि इसका स्कोर अच्छा है, इसने ये अच्छा करता है, और इसका स्कोर लो है तो इसका मतलब ये थोड़ा पढ़ाई में वीक है। अगली
जो विशेषता है वो है रोचक, इंटरेस्टिंग। मनोवैज्ञानिक परीक्षण को रोचक होना चाहिए, जिस पे परीक्षण किया जा रहा है वो रुचि के साथ उस परीक्षण में भाग लें और अच्छे से उसे हल करें। मान लीजिए परीक्षण अगर बहुत ज़्यादा बोरिंग है, उसके पद बहुत ज़्यादा बोरिंग हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा करने में, और जब इंटरेस्ट नहीं लेगा तो उस परीक्षण पे जो रिजल्ट आएंगे वो हम नहीं कह सकते कि वो परीक्षण के रिजल्ट सही हैं। नेक्स्ट विशेषता है मितव्ययता या इकोनॉमी। मतलब कि टेस्ट ऐसा बनाना चाहिए जो कम से कम धन, शक्ति और संसाधन का उपयोग करके प्रयोग में लाया जा सके। परीक्षण ऐसा बिल्कुल ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आए खरीदने में टेस्ट को, या उसे अप्लाई करने में, या उससे रिजल्ट निकालने में बहुत ज़्यादा खर्चा आए। ऐसा टेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता है भविष्य कथन। परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो भविष्य कथन करता हो, यानी कि जिस पे हम परीक्षण कर रहे हैं उसकी बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता, मानसिक योग्यता तथा व्यक्तित्व के विषय में सत्य भविष्य कथन घोषित करता हो। मतलब कि ये अगर परीक्षण में कोई रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जो फ्यूचर में वैलिड हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस यूनिट को नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप ये बताइए कि पहला बुद्धि परीक्षण कब और किसने बनाया था। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।